हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय कला एवं संस्कृति और इस विषय में आज हम कौन से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संगीत और यह वीडियो दोस्तों 2 या 3 पार्ट में बन सकता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि भारतीय संगीत से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन एक पूर्व शर्त यह भी है कि यह वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और इसके दूसरे पार्ट कल रिलीज होने वाले हैं, तो यह भी देखना है। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए आज का वीडियो हम स्टार्ट करें। आज का हमारा विषय है भारतीय संगीत। तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है। चारों के नाम आपको याद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और चौथा कौन सा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। भारतीय संगीत की अवधारणा में गायन, वादन और नृत्य अवश्य ही 3 अलग अलग विद्याएं स्वीकार की गई है, लेकिन तीनों का मेल संगीत कहलाता है। क्या? यह भारतीय संगीत की अवधारणा में गायन यानी कि गाना, वादन यानी कि बजाना और नृत्य अवश्य ही 3 अलग अलग विद्याएं स्वीकार की गई है, लेकिन तीनों का मेल यह संगीत कहलाता है। किसका? गायन, वादन और नृत्य तीनों का मेल यह संगीत कहलाता है। वैसी लयबद्ध ध्वनियां जिनमें भाव वहन की क्षमता होती है संगीत का आधार होती है। और संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है। तो यह हमें याद रख लेना है कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की है? भरत मुनि ने। और यह संगीत से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके 6 अध्यायों में संगीत पर चर्चा की गई है। इमेज आप देख सकते हैं, क्या लिखा है? पढ़ो तो। नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। एक बार फिर से पढ़ लो कि संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जिसके 6 अध्यायों में संगीत पर चर्चा की गई है। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी गई है? चारों वेद के नाम स्क्रीन पर है। तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी गई है? सामवेद से। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो नाट्य शास्त्र में 6 रागों यथा राग भैरव, राग हिंडोल, राग कौशिक, राग दीपक, राग श्री, राग और राग मेघ का वर्णन मिलता है। क्या दोस्तों? नाट्य शास्त्र में 6 रागों का वर्णन मिलता है। ये 6 राग कौन कौन से? तो राग भैरव, राग हिंडोल, राग कौशिक, राग दीपक, राग श्री और राग मेघ का वर्णन मिलता है। ओके। और भरत मुनि ने 2 मानक सरगमों षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के अतिरिक्त 2 अन्य स्वरों का उल्लेख भी किया है। यह है अंतरा गांधार और काकली निषाद। क्या? भरत मुनि ने 2 मानक सरगमों षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के अतिरिक्त 2 अन्य स्वरों का भी उल्लेख किया है, अंतरा गांधार और काकली निषाद। ग्राम, मूर्छना जैसे तकनीकी शब्दों का वर्णन लगभग 13वीं शताब्दी तक शारंग देव के संगीत रत्नाकर में भी मिलता है। तो एक और ग्रंथ का नाम आया, क्या? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा है? शारंग देव ने। कब लिखा है? 13वीं शताब्दी के आसपास। तो ग्राम, मूर्छना जैसे तकनीकी शब्दों का वर्णन भी लगभग 13वीं शताब्दी तक शारंग देव के संगीत रत्नाकर में भी मिलता है, किंतु आगे मध्यकाल में यह लुप्त हो गया। 13वीं शताब्दी से पूर्व भारत का संगीत कुल मिलाकर एक समान है, किंतु मध्य एवं पश्चिम के संगीत के प्रभाव ने इसे 2 रूपों में विभाजित कर दिया। यह 2 कौन से दोस्तों भाग है? हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत। यह 2 रूपों में विभाजित कर दिया। एक बार फिर से देख लो,
ग्राम, मूर्छना जैसे तकनीकी शब्दों का वर्णन लगभग 13वीं शताब्दी तक शारंग देव के संगीत रत्नाकर में भी मिलता है, किंतु आगे मध्यकाल में यह लुप्त हो गया। 13वीं शताब्दी से पूर्व भारत का संगीत कुल मिलाकर एक समान है, किंतु मध्य एवं पश्चिम के संगीत के प्रभाव ने इसे दो रूपों में विभाजित कर दिया। यह दो रूप है हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत। ओके, चलिए आंसर बताइए। संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा है दोस्तों? मैंने किसका जिक्र किया था? आपका ध्यान स्क्रीन पर था। शंकरदेव, आपने गलत सोचा। क्या? यह संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा है? शारंग देव ने लिखा है। और संगीत को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो संगीत को 3 वर्गों में बांटा गया है। यह 3 वर्ग कौन कौन से? शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और लोक संगीत। और शास्त्रीय संगीत पूरी तरह नियमबद्ध एवं शास्त्र सम्मत होते हैं, जैसा कि ध्रुपद एवं ख्याल। और दोस्तों आज हम ध्रुपद एवं ख्याल की बात करने वाले हैं, लेकिन याद रख लो कि संगीत को 3 वर्गों में बांटा गया है। शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, लोक संगीत। और शास्त्रीय संगीत पूरी तरह नियमबद्ध एवं शास्त्र सम्मत होते हैं, जैसा कि ध्रुपद एवं ख्याल। और उपशास्त्रीय संगीत संगीत का वह स्वरूप है जिसमें संगीत के नियमों का पर्याप्त कठोरता से पालन नहीं होता है, जैसा कि ठुमरी, टप्पा, दादरा, कजरी, चैती और गजल। तो दोस्तों यह उपशास्त्रीय संगीत संगीत का वैसा स्वरूप है जिसमें संगीत के नियमों का पर्याप्त कठोरता से पालन नहीं होता है, जैसा कि ठुमरी, टप्पा, दादरा, कजरी, चैती और गजल। और लोक संगीत की बात करें तो लोक संगीत में लोक जीवन की सुगंध बहती है और ये फसल कटने, विवाह, त्योहारों एवं मृत्यु तक में गाए जाते हैं। क्या दोस्तों? ये लोक संगीत कब गाया जाता है? फसल कटने पर, विवाह होने पर, त्योहारों पर एवं मृत्यु तक में भी यह लोक संगीत गाया जाता है। और लोक संगीत के यहाँ दोस्तों कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। सोहर, फाग, कोहबर, कर्मा आदि यह लोक संगीत है। आगे बात करें तो भारतीय संगीत में 7 स्वर तय किए गए हैं। क्या दोस्तों? भारतीय संगीत में 7 स्वर तय किए गए हैं। आपने कभी हारमोनियम बजाया है तो हारमोनियम में सारे गम प ध नि सा ऐसा आप ट्यून बजाते होंगे। तो सा, रे, गा, म, प, ध, नी और फिर से सा आएगा। सारे गम प ध नि सा। ओके, तो यह भारतीय संगीत में 7 स्वर तय किए गए हैं। और पूर्ण स्वरूप क्या है? सा बोले तो षडज, रे बोले तो ऋषभ, गा बोले तो गांधार, म बोले तो मध्यम, प बोले तो पंचम, ध बोले तो दैवत और नी बोले तो निनाद। तो यह भारतीय संगीत में कितने स्वर तय किए जाते हैं? 7। सारे गम प ध नि और फिर से जो सा आता है वो यह सा रिपीट होता है। और इसमें सा यानी षडज और प यानी पंचम को अचल माना गया है, क्योंकि गाते समय ये स्वर अपने स्थान से आगे पीछे नहीं होते। क्या? सा यानी कि षडज और प यानी पंचम को अचल माना गया है, क्योंकि गाते समय स्वर अपने स्थान से आगे पीछे नहीं होते। और दोस्तों राग की बात करें तो स्वरों के मेले से बनी कर्णप्रिय रचना को राग कहते हैं, जिसकी संख्या हजारों में है। क्या? रागों की संख्या हजारों में है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि स्वरों के मेल से बनी कर्णप्रिय रचना को राग कहते हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। और रागों के वर्गीकरण को थाट या ठाठ कहते हैं। और रोगों के वर्गीकरण में विष्णु नारायण भातखंडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह नाम याद रख लेना है कि रागों के वर्गीकरण में किस महानुभाव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? विष्णु नारायण भातखंडे ने। ओके, चलिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया कि रागों के वर्गीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रागों के वर्गीकरण में विष्णु नारायण भातखंडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और दोस्तों भातखंडे ने समस्त रागों को 10 ठाटों में वर्गीकृत कर दिया, जैसे कि राग भूपाली को कल्याण ठाट और राग बागेश्वरी को काफी ठाट में।
और भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऋतुओं एवं समयानुसार गायन प्रस्तुत करने की पद्धति है। एक बार फिर से देखो कि भातखंडे ने समस्त रागों को 10 ठाटों में वर्गीकृत कर दिया, जैसा कि राग भूपाली को कल्याण ठाट और राग बागेश्वरी को काफी ठाट में, और भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऋतुओं और समयानुसार गायन प्रस्तुत करने की एक पद्धति है। और दोस्तों, कैसा राग कब गाया जाता है, कई बार एग्जामिनेशन में यह फैक्ट पूछ लिया गया है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि विभिन्न राग गाए जाने का समय और ऋतु क्या है। तो दोस्तों, जो भी राग है वो कब गाया जाता है, जो भी राग के माहिर है, उसे ज्ञान है, वह यह सभी बातें समझ लेता है कि यदि राग दरबारी जब कोई व्यक्ति गाता है तो कब गाता है, देर रात को यह राग गाया जाता है, राग दरबारी। तो राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है, राग यमन शाम के वक्त गाया जाता है, और राग विहाग रात्रि के द्वितीय पहर में यानी कि 12 बजे के बाद गाया जाता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको गलती न हो इसलिए मैं यह बात एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि विभिन्न राग गाए जाने का समय ऋतु कौन सी है। तो राग दरबारी देर रात को गाया जाता है, राग भैरवी प्रातः काल को गाया जाता है, राग यमन शाम के वक्त गाया जाता है, और राग विहाग रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। और राग बिलावल, क्या राग बिलावल देर सुबह गाया जाता है, और राग भूपाली कब गाया जाता है, रात्रि के प्रथम पहर में। राग देश कब गाया जाता है, रात्रि के द्वितीय पहर में। और राग बागश्री रात्रि में किसी भी समय यह राग बागश्री गाया जा सकता है। क्या राग बिलावल देर सुबह, राग भूपाली रात्रि के प्रथम पहर में, राग देश रात्रि के द्वितीय पहर में, और राग बागश्री रात्रि में किसी भी समय गाया जा सकता है। और यहां से दोस्तों राग से ही पता चल जाएगा कि राग मेघ, मेघ बोले तो बारिश, बादल, तो राग मेघ वर्षा ऋतु में गाया जाता है। लेकिन वर्षा ऋतु में कब गाया जाता है, देर रात बाद या अहले सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग में, या तो देर रात बाद यह राग मेघ गाया जाता है। कब, वर्षा ऋतु में। राग हिंडोल यह बसंत ऋतु में गाया जाता है। बसंत ऋतु शुरू हो चुकी है, तो बसंत ऋतु में यह राग हिंडोल गाया जाता है। तो राग काफी फाल्गुन माह, और वो भी रात्रि के समय गाया जाता है। राग दीपक कब गाया जाता है, दीपक प्रज्वलित करते समय राग दीपक गाया जाता है। दोस्तों, आपने तानसेन के बारे में सुना होगा, तानसेन, बैजू बावरा, तानारीरी, इनके बारे में जो एक घटना है वो आपने कहीं पढ़ी भी होगी, जो दीपक राग था और दीपक राग के बाद राग मेघ गाया गया। तो यहाँ दोस्तों ये काफी ऐसे राग है कि यदि राग दीपक गाया जाए तो बदन पूरे शरीर में ऐसी ज्वालाएं, ऐसी गर्मी निकलती है कि उसे बुझाने के लिए क्या गाना पड़ता है, राग मेघ गाना पड़ता है। और तानारीरी, उनके बारे में जो आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राग मेघ वर्षा ऋतु में देर रात के बाद या अर्ली मॉर्निंग में। राग हिंडोल, हिंडोल बसंत ऋतु में। राग काफी फाल्गुन माह में, और वो भी रात्रि के वक्त में। राग दीपक, दीपक प्रज्वलित करते समय। तो राग मालकौंस कब गाया जाता है, शीत ऋतु में मध्य रात्रि के समय। क्या, शीत ऋतु में मध्य रात्रि के समय राग मालकौंस गाया जाता है। राग श्री कब गाया जाता है, शरद ऋतु में। राग मल्हार कब गाया जाता है, राग मल्हार, सुर मल्हार, यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और राग में कम से कम 5 और अधिकतम 7 स्वर होते हैं। क्या, राग में कम से कम 5 और अधिकतम 7 स्वर होते हैं। ये पूरे राग हो गए। सभी की बात कर दी कि कौन सा राग कब गाया जाता है। चलिए, एक मजेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और बाद में 2 सेंटेंस दिए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि भारतीय संगीत में कुल 5 स्वर है। भारतीय संगीत में कुल 5 स्वर है। सारे गम प ध नि आपने पढ़ा, ओके। तो 5 स्वर भारतीय संगीत में नहीं है। औढव राग में 5 स्वर होते हैं, यह बिल्कुल सही है। औढव राग में कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। और हमें यहां पूछा गया है उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है। तो उपरोक्त में से केवल 2 नंबर का कथन बिल्कुल राइट है। सही आंसर है ऑप्शन बी।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग है क्या, कौन सा राग, किस बात को ध्यान में रखकर गाया जाता है, तो समय को ध्यान में रखकर गाया जाता है, यानी कि समय विशिष्ट राग भी है, मनोभाव विशिष्ट राग भी है, कि कोई भी व्यक्ति राग गा रहा है तो उनके भीतर कौन सा भाव छिपा हुआ है यह पता चल जाता है। तो मनोभाव विशिष्ट भी यह शास्त्रीय संगीत में शामिल है। और ऋतु विशिष्ट, मैंने आपको बताया कि शीत ऋतु में राग गाया जाता है, वर्षा ऋतु में राग गाया जाता है, बसंत ऋतु में गाया जाता है, तो ऋतु विशिष्ट भी यह शास्त्रीय संगीत में है। ओके, तो यहां हमारा आंसर बन जाता है उपरोक्त सभी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। क्या, राग में कम से कम कितने, 5 स्वर होने चाहिए। राग में सिर्फ आरोही होता है, यहां कुछ गलत है, क्योंकि राग में सिर्फ आरोही नहीं अवरोही भी होता है। और राग में मैंने आपको हाल ही में बताया कि कम से कम कितने, 5 स्वर होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 7 भी हो सकते हैं। तो चलिए यह कथन बिल्कुल सही है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि राग में सिर्फ आरोही नहीं बल्कि अवरोही भी होता है। और यहां में पूछा गया है उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है, केवल 1 नंबर का कथन है वो सही है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आगे बात करें तो किसी भी राग में षड्ज अर्थात सा कभी वर्जित नहीं होता, क्योंकि यह सप्तक का आधार स्वर होता है। क्या, किसी भी राग में षड्ज अर्थात सा कभी वर्जित नहीं होता, क्योंकि यह सप्तक का आधार स्वर होता है। और प्रत्येक राग में आरोह अवरोह वादी संवादी पकड़ समय आदि आवश्यक है। क्या, प्रत्येक राग में आरोह अवरोह वादी संवादी पकड़ समय आदि आवश्यक है। और दोस्तों अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं। क्या, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, तो भारतीय संगीत के विकास के दौरान हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत के रूप में 2 भिन्न भिन्न शैलियां विकसित हुई, जिनका उल्लेख पालकालीन रचना संगीत सुधाकर में किया गया है। एक बार फिर से देखो कि भारतीय संगीत के विकास के दौरान हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत के रूप में 2 भिन्न भिन्न शैलियां विकसित हुई, जिनका उल्लेख यह पालकालीन रचना कौन सी, संगीत सुधाकर में किया गया है। और मुस्लिम शासन के दौरान मुख्यतः उत्तर भारत में उभरी संगीतिक शैली को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। क्या, यह मुस्लिम शासन के दौरान मुख्यतः उत्तर भारत में उभरी संगीतिक शैली को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। और यह मध्य काल में भारतीय संगीत पर पड़े तुरानी ईरानी प्रभाव के फलस्वरूप उभरा और 18वीं शताब्दी में इसका रूप स्थिर हो गया। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली में कौन कौन से दोस्तों राग शामिल है, तो देखो ध्रुपद, ख्याल, धुमार, तराना, चतुरंग, सादरा, त्रिवट आदि शामिल है। एक बार फिर से देख लो कि मध्यकाल में भारतीय संगीत पर पड़े तुरानी ईरानी प्रभाव के फलस्वरूप उभरा और 18वीं शताब्दी में इसका रूप स्थिर हो गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली में ध्रुपद शैली, ख्याल शैली, धमार शैली, तराना शैली, चतुरंग शैली, सादरा और त्रिवट शैली आदि शामिल है। और दोस्तों अब ध्रुपद की बात करें तो ध्रुपद का आशय स्थिर या अचल से है, जिसके गायन में बेहद गंभीरता होती है। क्या, यह ध्रुपद का आशय स्थिर या अचल से है, जिसका गायन बेहद गंभीरता से होता है और इसे विलंबित गति से शुरू करके धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाता है। और ध्रुपद को मर्दाना गायकी भी कहा गया है, क्योंकि इसे पुरुष ही गाते हैं। यह सेंटेंस महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए कि ध्रुपद को मर्दाना गायकी भी कहा गया है, क्योंकि इसे केवल पुरुष ही गाते हैं। और इस शैली के विकास में संगीत सम्राट तानसेन एवं उनके गुरु हरिदास का अप्रतिम योगदान है। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ध्रुपद के विकास में, ध्रुपद शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो ऑप्शन में तानसेन आए तो हमें तानसेन ऑप्शन पसंद करना है और उनके गुरु का नाम भी याद रख लेना है। तानसेन के गुरु का नाम है गुरु हरिदास। और यह ध्रुपद शैली के प्रमुख गायकों में डागर बंधु, गुंडेचा बंधु, पंडित रामचतुर मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी शामिल है। दोस्तों यह ध्रुपद शैली के प्रमुख गायक कौन कौन है,
तो डागर बंधु, गुंडेचा बंधु, पंडित राम चतुर मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी, यह ध्रुपद शैली के प्रमुख गायक। और दोस्तों ख्याल शैली की बात करें तो ख्याल यानी कि कल्पना, आधुनिक दौर में ख्याल शैली की गायकी ज्यादा प्रचलन में है। ध्रुपद जहां विशुद्ध भारतीय है, वहीं ख्याल में भारतीय और फारसी शैली का मिश्रण है। तो यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि दोस्तों किस शैली में भारतीय और फारसी शैली का मिश्रण किया गया है, और ऑप्शन में ध्रुपद आए, ख्याल आए, तो हमारा आंसर होना चाहिए ख्याल। ख्याल में भारतीय और फारसी शैली का मिश्रण है। और ख्याल की शुरुआत का श्रेय अमीर खुसरो को है, जिसे बाद में शर्की शासक हुसैन शाह शर्की व मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने भी पर्याप्त संरक्षण दिया है। तो दोस्तों ख्याल शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो सबसे पहले तो याद रख लेना है कि शुरुआत का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है, जिसे बाद में शर्की शासक, क्या नाम है, शर्की शासक का नाम है हुसैन शाह शर्की। उन्होंने भी दोस्तों ख्याल शैली का विकास किया है, योगदान दिया है, और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने भी पर्याप्त संरक्षण दिया। और मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में अदारंग यानी कि फिरोज खां और सदारंग यानी कि नियामत खां नामक दो गायकों ने ख्याल को चरम सीमा पर पहुंचाया। क्या दोस्तों? मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में दो व्यक्ति थे, फिरोज खां और नियामत खां। फिरोज खां का नाम है अदारंग और नियामत खां का नाम है सदारंग। यह दोनों ने दोस्तों ख्याल शैली को चरम सीमा पर पहुंचाया। और दोस्तों आगे उपशास्त्रीय संगीत की बात करें तो उपशास्त्रीय संगीत में स्वरों, रागों का नियम पालन उतना कठोर नहीं है, इसीलिए राग, ताल और लय में ज्यादा मधुरता और शौखी नजर आती है। क्या? यह उपशास्त्रीय संगीत में स्वरों, रागों का नियम पालन उतना कठोर नहीं है, इसीलिए राग, ताल और लय में ज्यादा मधुरता और शौखी नजर आती है। और इसमें ठुमरी, टप्पा, दादरा, कजरी, चैती और गजल आदि शामिल है। क्या दोस्तों? यह उपशास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं, तो उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, टप्पा, दादरा, कजरी, चैती और गजल आदि शामिल है। और तराना शैली की खोज का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है, और यह कर्नाटकी शैली में थिल्लाना शैली के समकक्ष है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि तराना शैली की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो हमारा आंसर होना चाहिए अमीर खुसरो, और यह कर्नाटकी शैली में थिल्लाना शैली के समकक्ष माना जाता है। और ठुमरी का जन्म लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ठुमरी का जन्म कहां हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में यह ठुमरी शैली का विकास हुआ। और ठुमरी के अधिकतर गीत पिया उपनाम से लिखने वालों के हैं, जैसे हुसे खां और सनद पिया, नजर अली या नजर पिया, कल्ले खां या सरस पिया। यानी कि जो भी ये ठुमरी गायक है वो अपने दोस्तों गायन में कौन से उपनाम का उपयोग करते हैं? पिया। और पिया ईश्वर प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रूप है। तो ठुमरी शैली के गायकों में ग्वालियर के राजकुमार राव, बनारस की सिद्धेश्वरी देवी और गिरिजा देवी प्रसिद्ध है। क्या? ये ठुमरी शैली के गायकों में दोस्तों कौन कौन फेमस है? तो तीनों के नाम याद रख लेने हैं कि ठुमरी शैली से जुड़े हुए हैं राजकुमार राव, बनारस की सिद्धेश्वरी देवी और गिरिजा देवी प्रसिद्ध है। और लखनऊ के नवाब आसफ उद्दौला के दरबार में पंजाबी लोक गायक मियां शोरी ने शास्त्रीय संगीत की विशेषताएं मिलाकर टप्पा शैली विकसित की। क्या दोस्तों? यह नवाब आसफ उद्दौला के दरबार में एक पंजाबी लोक गायक था जिसका नाम था मियां शोरी। मियां शोरी ने शास्त्रीय संगीत की विशेषताएं मिलाकर यह टप्पा शैली का विकास किया। और प्रेमी से बातचीत की शैली को गजल कहा जाता है, जिसमें पहला शेर क्या कहलाता है? पहला शेर गजल में मतला कहलाता है और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। और यह सल्तनत काल से भारत में है। दोस्तों गजल के विभिन्न स्वरूप और गजल में कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्रत्येक गजल की दोस्तों 2 लाइन को शेर कहा जाता है, और जो पहला शेर होता है इसे क्या कहा जाता है? मतला, और अंतिम शेर होता है इसे कहा जाता है मक्ता।
और यह सल्तनत काल से भारत में प्रचलित है। क्या? यह जो गजल गाने की शैली है वो सल्तनत काल से भारत में प्रचलित है। और प्रेमी की जब ईश्वर से बात होती है तो उसे कव्वाली कहा जाता है। क्या दोस्तों, आपने कोई फिल्मों में कव्वाली देखी है? ओके, बजरंगी भाईजान में एक बहुत ही अच्छी कव्वाली आती है जब सलमान खान जी किसी बच्ची को अपने देश वापस पहुंचाने के लिए जाते हैं, तब वहां एक अच्छी कव्वाली सुनने को मिलती है। याद आ गया? वेरी नाइस। तो प्रेमी की जब ईश्वर से बात होती है तो उससे कव्वाली कहा जाता है और यह मुख्य गायक के नेतृत्व में समूह में गाई जाती है। क्या? यह मुख्य गायक के नेतृत्व में समूह में गाई जाती है। आप वो फिल्मों को याद कीजिए, बजरंगी भाईजान को याद कीजिए कि जिसमें एक प्रमुख गायक और बाद में एक बड़ा सा समूह और बीच में सलमान खान जी पसार होते हैं, गुजरते हैं। उस वक्त यह कव्वाली, ओके, पीछे कुछ लोग भी पड़े होते हैं। कव्वाली सूफियों की देन है और इसमें सवाल जवाब का तरीका भी अपनाया जाता है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। पहला पार्ट खत्म हुआ है, दूसरे पार्ट में कल मिलेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। नए टॉपिक के साथ नहीं, इसी टॉपिक के साथ भारतीय संगीत के दूसरे पार्ट में मिलेंगे कल। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।